गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डायबिटीज़ के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इसके पैथोफिजियोलॉजी को समझें, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको याद रखने के लिए समझना ज़रूरी है, इसलिए पैथोफिजियोलॉजी एक पार्ट में समझेंगे, मैनेजमेंट को हम सेकेंड पार्ट में समझेंगे। और यदि आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है डायबिटीज़ सीरीज़ का, तो उसको देख लीजिए, क्योंकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जब हम समझेंगे तभी हम ये चीज़ों को समझ सकेंगे। उसको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है, तो आप फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, उसके बाद में ही ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पार्ट हम सीख पाएंगे अच्छे से। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इसमें है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटीज़, हम इसको अगर हम डायग्नोसिस के बारे में अगर बात करें तो डायबिटीज़ मतलब इंक्रीज ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होना चाहिए। कीटोन्स मतलब कीटोन बॉडी में बढ़े हुए हैं। और एसिडोसिस मतलब जो ब्लड का पीएच है वो गिरा हुआ है, एसिडोसिस में है। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रहेगा इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए। अब ये जो हमने पिछले इसमें जो समझा था कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप 1 में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। और जो अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है उसमें इसका परसेंटेज कम रहता है, लेकिन कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, जैसे सीवियर इन्फेक्शन है जिसमें जीआईटी ट्रैक इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, अडल्ट में भी और बच्चों में भी। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये प्रिवेंटेबल मॉर्टेबिलिटी है। अगर आपने इसको टाइम पे असेस कर लिया, इसका ट्रीटमेंट हो गया, तो बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बच्चा प्रेजेंटेशन के टाइम पे ही सेरिब्रल इंजरी या सेरिब्रल एडिमा के साथ में है, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी को सिंपल बनाते हैं। ये डायग्राम देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे इसको एक्सप्लोर करोगे, चीज़ें सिर्फ समझने की कोशिश करो। जैसे ही आप इसको समझोगे, ये डायग्राम का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है आप थ्योरी में लिख पाओगे। तो सबसे पहले हमको समझना है कि इसका मेन पैथोलॉजी हमने समझा था कि इंसुलिन का लेवल कम हुआ है और जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स वो बढ़े हुए। क्यों बढ़े हुए? क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस ही प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किसी को एमआई आ गया, या फिर डायरिया हो गया, जीआईटी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, या कोई भी ट्रॉमा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ और स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए, जिसमें देखिए कॉर्टिसोल का लेवल है, या फिर प्यूबर्टी है, यंग एडोलेसेंट बच्चा है जो नीचे बेस लाइन में एक इंसुलिन डिफिशियंसी चल रहा था, लेकिन अचानक से प्यूबर्टी के कारण इंसुलिन का डिमांड बढ़ गया, और जिसके कारण से पेशेंट डीके में जा सकता है। तो इंसुलिन की कमी और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होने के कारण जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? एक तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाने के लिए हमको इंसुलिन चाहिए होता, तो ग्लूकोज जो अवेलेबल है वो सेल के अंदर नहीं जा रहा है, इसके कारण से आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। दूसरा, ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसा हमने समझा था कि ग्लूकोज के नए ग्लूकोज को बनाने के प्रोडक्शन को सप्रेस करने के लिए इंसुलिन जरूरी होता है। अगर इंसुलिन ही नहीं है तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी इसको सेंस करेगा कि ग्लूकोज की कमी हो गई है शरीर में, क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा, और इसके कारण से बॉडी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज और बनाने लगती है। कहाँ से बनाएगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमने समझा था कि नया ग्लूकोज बनता है। कहाँ से बनता है? अमाइनो एसिड से बनेगा, और जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज है वहाँ से रिलीज होगा। देन प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी में प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, अमीनो एसिड रिलीज होते हैं, और वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और एक लैक्टेट प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण से हम देखेंगे कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है। अब ये जो बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज है ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस करता है। वो ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस क्या चीज़ है? तो ग्लूकोज जब एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है, 180 के ऊपर समझो हो गया, तो वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। 180 के नीचे अगर वो है तो बॉडी किडनी में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर अभी इसका लेवल 180 से ज़्यादा हो गया तो वो किडनी के कैपेसिटी के बाहर हो गया, अभी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा उससे। इसलिए वो क्या करती है कि ग्लूकोज को एक्सक्रीट करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही ग्लूकोज एक्सक्रीट होता है, ग्लूकोज अपने साथ पानी लेके जाता है, और इसके कारण से पॉलीयूरिया होता है, मतलब पेशाब बहुत बार लगती है पेशेंट को, जिसके कारण से उसके शरीर का पानी कम होने लगता है। दूसरा, जब भी पानी जाता है, जब भी डायूरेसिस होता है, जब भी पेशाब ज़्यादा बनती है, तो बॉडी का पोटेशियम भी उसके साथ में एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए बॉडी का पोटेशियम कम होता है। दूसरा, ये जो हाइपोवॉल्यूमिया हुआ, हाइपोवॉल्यूमिया क्यों हुआ है? क्योंकि डायूरेसिस हो रहा है, पेशाब ज़्यादा हो रही है। उसके कारण से क्या हो रहा है कि
जो परफ्यूजन है बॉडी का वो कम होने लगता है ना, क्योंकि हमने समझा कि हाइड्रेशन अगर कम हो जाए, पेशेंट अगर डिहाइड्रेट हो जाए तो उसका परफ्यूजन, जो ब्लड प्रेशर है, जो सेल्स तक के न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए वो नहीं जाते, उसके कारण से अनेरोबिक एसिडोसिस शुरू होता है, जिससे लैक्टिक एसिडोसिस होता है। और ये लैक्टिक एसिडोसिस भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। साथ ही साथ इसका जब लैक्टिक एसिडोसिस है, इसका नाम ही लैक्टिक एसिड जब बॉडी में बनता है तो एसिडोसिस बॉडी का बनने लग जाता है। दूसरा, जब हाइपोपरफ्यूजन होता है तो उसके कारण से भी बॉडी का जीएफआर कम हो जाता है। जीएफआर कम हो जाने के कारण जो भी बॉडी में ऑलरेडी बना हुआ ग्लूकोज और एसिड है उसको बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर पाती, और उसके कारण से भी एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि एसिड एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, और क्योंकि ग्लूकोज एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे, फिर से हमारा ग्लूकोज का जो लेवल है बॉडी में का वो बढ़ जाएगा। तीसरा, जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन है, एक तरह का स्ट्रेस है, तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, अगेन वो आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। एक और चीज़ होती है, जब भी जीएफआर कम होता है तो बॉडी अल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करती है। ये इसको हम डिटेल में समझेंगे जब किडनी को पढ़ेंगे तब। तो अल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ने के कारण अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, पानी बचाने के लिए सोडियम को रिटेन करता है, और जब जब सोडियम रिटेन होता है उसके साथ में पोटेशियम वाटर भी रिटेन होता है, लेकिन सोडियम को रिटेन करने के लिए वो यूरिन में पोटेशियम को एक्सक्रीट कर देता है। तो हमने क्या देखा कि क्योंकि ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो रहा है, जहाँ जहाँ पानी डायूरेसिस होता है वहाँ वहाँ पोटेशियम एक्सक्रीट होता है। दूसरा, हाइपोवोलेमिया के कारण जीएफआर कम होता है, जीएफआर कम होने के कारण अल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है, और ये अल्डोस्टेरॉन भी पोटेशियम को एक्सक्रीट कर रहा है। तो बॉडी में से बहुत ज़्यादा पोटेशियम बाहर जा रहा है, इसके कारण से टोटल बॉडी पोटेशियम लेवल कम हो जाती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। दूसरा, ये सिचुएशन में इंसुलिन के डेफिशिएंसी में और जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स ज़्यादा है उसमें लाइपोलिसिस बढ़ता है, मतलब जो बॉडी के अंदर का फैट पड़ा हुआ है वो लाइसिस हो रहा है, इंक्रीज लाइपोलिसिस होता है। लाइपोलिसिस क्यों होता है, क्योंकि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज रिलीज होता है, और जब भी लाइपोलिसिस होता है, लिपिड टूटता है, तो फ्री एसिड जनरेट होते हैं, है ना, और ये फ्री एसिड काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन बॉडीज में। अब कीटोन बॉडीज कौन से हैं, एसीटोन, एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट। तो ये कीटोन्स में जो एसीटोन है वो बढ़ने के कारण जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में फ्रूटी स्मेल आता है, ऐसे फलों के जैसी स्मेल आती है एसीटोन के कारण। ये एसीटोन आपके ब्रीद में एक्सक्रीट होता है। दूसरे दो जो है एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट, ये जो यूरिन के कीटोन्स हम बोलते हैं और जो ब्लड के अंदर के कीटोन्स हम जांचते हैं, उसके कारण उसका कीटोन बॉडी जो हम डिटेक्ट करते हैं वो एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट है। और क्योंकि इसका नाम ही कीटोन एसिड है, इसलिए ये एसिडोसिस करेगा। तो यहाँ पे हमको एसिडोसिस क्यों मिल रहा है, क्योंकि कीटोन बॉडीज, कीटोन एसिड बढ़ रहे हैं, यानी इसके कारण से एसिडोसिस हो रहा है। और दूसरा, यहाँ पे हमने देखा था कि लैक्टिक एसिड बन रहा है बॉडी में, जिसके कारण से लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है। तो ये दोनों बॉडी का पीएच कम कर देंगे, एसिडोसिस कर देंगे। अब एसिडोसिस क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब भी एसिडोसिस होता है ब्लड का पीएच फॉल हो जाएगा। ब्लड का पीएच फॉल होने के कारण बॉडी क्या करेगी कि वो बाइकार्बोनेट जो ब्लड के अंदर है, जो कि बेस है, वो H+ आयन को कंबाइन करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। इसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस के चैप्टर में डिटेल में समझे। तो H+ आयंस और HCO3 कंबाइन हो जाएंगे, जिसके कारण से आपका जो HCO3 बाइकार्ब है वो यूटिलाइज हो जाएगा, है ना। तो जिसके कारण से जितना ज़्यादा एसिडोसिस होगा, जितना सीवियर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा, उतना आपका पीएच कम हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, और उतना ही आपका बाइकार्बोनेट का लेवल भी फॉल हो जाएगा। अब जो ये H+ आयन है, ये HCO3 के साथ कंबाइन होके, जैसा ये H+ आयन एसिड से आया और इसके साथ में HCO3 कंबाइन होके ये फॉर्म करेगा H2CO3, जो कन्वर्ट हो जाएगा H2O+ CO2 में। तो ये CO2 के रूप में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है। अब इसको बाहर एक्सक्रीट करने के लिए क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी रेट है बढ़ जाएगा। तो पेशेंट ये एसिड को बाहर निकालने के लिए जोर जोर से सांस लेगा। लेकिन जैसा हम निमोनिया में सांस देखते हुए बच्चे को देखते कि थोड़ा थोड़ा, वो ऐसा नहीं रहेगा। इसका ब्रीदिंग रहेगा रैपिड और डीप। तो ये रैपिड और डीप ब्रीदिंग रहेगा। इसको हम एसिडोटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, और इसको एक और टेक्निकल नाम है कुस्मोल्स ब्रीदिंग। तो ये भी याद रखना कि
डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन होता है। कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन और कुछ नहीं है, इट इज़ अ एसिडोटिक ब्रीदिंग, जिसमें बच्चा डीप और रैपिड ब्रीदिंग लेता है। ये निमोनिया के ब्रीदिंग से अलग है। निमोनिया के ब्रीदिंग कैसे फास्ट तो रहता है लेकिन लो एम्पलीट्यूड रहता है, छोटा छोटा ब्रीथ लेता है। कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन में ये डीप और बड़ा ब्रीथ लेंगे तो वो आएगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बॉडी से एसिड को बाहर कर रहा है। किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इसलिए बॉडी के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा। जो आप ईबीजी करोगे उसमें PaCO2 कम मिलेगा। तो हमने क्या देखा? जितना सीवियर एसिडोसिस रहेगा, जितना सीवियर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रहेगा, उतना ब्लड का पीएच फॉल होगा, उतने ही बाइकार्ब फॉल होंगे और उतना ही आपका PaCO2 भी फॉल होगा। अब ये जो एसिडोसिस, ये एक और प्रॉब्लम करता है। ये क्या करता है? जो सेल के अंदर का पोटेशियम है उसको बाहर कर देता है, और सेल के अंदर का पोटेशियम बाहर आने के बाद जो सीरम आप पोटेशियम देखोगे तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। तो एक तो एसिडोसिस के कारण क्या हो रहा है कि जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण सेल के अंदर का पोटेशियम कम हो रहा है। और इंसुलिन का भी एक रोल होता है कि वो पोटेशियम को सेल के अंदर मेंटेन करता है। एक तो इंसुलिन डिफिशियंसी होगी, ऊपर से एसिडोसिस हो गया, इसलिए जो भी सेल के अंदर पोटेशियम है वो सेल के बाहर आना चालू हो जाएगा, जिसके कारण से इंट्रासेल्यूलर पोटेशियम कम हो गया, लेकिन जो प्लाज्मा के अंदर का पोटेशियम, जो सीरम पोटेशियम आप देखोगे वो हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है। और जैसे ही आप इंसुलिन की ट्रीटमेंट करोगे और जैसे ही आप उसका हाइड्रेशन और बाकी सारी ट्रीटमेंट करोगे तो पोटेशियम वापस से सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण से पोटेशियम रैपिडली फॉल हो सकता है। तो इंट्रासेल्यूलर पोटेशियम बाहर आ गया, जिसके कारण से इंसुलिन जो पोटेशियम का लेवल सीरम के अंदर का है वो बढ़ गया। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि आपका पोटेशियम एक्सक्रीशन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि डाययूरेसिस हो रहा है और साथ ही साथ अल्डोस्टेरॉन बढ़ा हुआ। तो सेल के अंदर का पोटेशियम बाहर निकलते जा रहा है और सीरम में आ रहा है, और सीरम से वो सीधा यूरिन से वेस्ट हो रहा है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि सीरम के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, जब भी पेशेंट ऑन एडमिशन आएगा तब यूरिन का पोटेशियम एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन टोटल बॉडी का पोटेशियम कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेन स्टोरेज है पोटेशियम का, जो पोटेशियम सबसे ज़्यादा जो होता है वो इंट्रासेल्यूलरली स्पेस में होता है, तो उससे बाहर निकल के एक्सक्रीट हो रहा है, जिसके कारण से इंट्रासेल्यूलर पोटेशियम कम होता है। और जैसे ही आप इसको इंसुलिन और हाइड्रेशन इसका शुरू करोगे तो वैसे ही ये जो पोटेशियम है ये सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण से प्लाज्मा लेवल एकदम से कम हो सकता है। इसलिए जब भी पेशेंट यूरिन पास करने लगे हमको पोटेशियम सप्लीमेंट देना पड़ता है। ये इसको हम सब्सिक्वेंटली और डिटेल में समझेंगे। एक और चीज़ जो इसमें बताने की है कि इंक्रीज ग्लूकोज लेवल जो होता है और इंक्रीज फ्री फैटी एसिड जो होता है वो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस सिक्रीट करते हैं। इंटरल्यूकिन 1 हो गया, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर हो गया, ये इनका लेवल बढ़ा देगा, CRP बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसके कारण से क्या होगा, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है वो एंडोथेलियल डैमेज करता है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन करता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल है उसको डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण से सेरिब्रल एडिमा, वैस्कुलाइटिस के कारण सेरिब्रल एडिमा होता है। तो ये मेन कारण होता है जो डीके के अंदर हमको सेरिब्रल एडिमा मिलता है। इसलिए पेशेंट आपको कैसा मिलेगा? ड्राउजी मिलेगा, थोड़ा सा स्टूपरस मिलेगा, और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गया तो सेरिब्रल एडिमा में चला जाएगा, सेरिब्रल इंजरी हो जाएगी, ब्रेन में परमानेंट डैमेज आ सकते हैं। तो ये भी चीज़ें मैटर करती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है और इंक्रीज फ्री फैटी एसिड बढ़ा हुआ है, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज कर रहा है, जिसके कारण से न्यूरोलॉजिकल भी डैमेज हो रहा है और एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होने के कारण वैस्कुलाइटिस के चेंजेस आते हैं, जिसके कारण से सेरिब्रल एडिमा होता है। तो ये जो है ये मेन किलर है पेशेंट में, जो पीडियाट्रिक पेशेंट में जो होता है, इसलिए हमको इसको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर बच्चा ड्राउजी है, कोमेटोस जा रहा है, तो दैट वो आपको अलर्ट करना चाहिए कि सेरिब्रल एडिमा का साइन है। ऐसे इसमें हम उसमें 3% का ट्रिपहेमानिडोल है, जो भी आपकी यूनिट के प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आपको सेरिब्रल एडिमा को कम करना होता है। और इसमें बाइकार्बोनेट नहीं देना होता इतना सारा एसिड होने के कारण भी, क्योंकि अगर आपने बाइकार्बोनेट दिया तो ये सेरिब्रल एडिमा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमको याद रखना है। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हम देखें तो सबसे पहले हमने जैसा डिस्कस किया था कि पोटेशियम बॉडी के जो रहते हैं वो मोस्टली सेल के अंदर रहते हैं, और जब भी इंसुलिन का डिफिशियंसी हो तो ये इंट्रासेल्यूलर पोटेशियम सेल के बाहर में शिफ्ट होता है और प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। साथ ही साथ जब भी एसिडोसिस होता है
तो ये एसिड जो है वो बॉडी के लिए बहुत डेंजर होता है। अगर ये एसिड ब्लड का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक रहा तो सर्वाइवल मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले तो ये H+ आयंस HCO3 के साथ कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे HCO3 भी यूटिलाइज हो जाएगी। तो बॉडी क्या करती है कि ये H+ आयन को सेल के अंदर शिफ्ट कर देती है और उसके बदले में पोटेशियम बाहर ले लेती है, जिसके कारण से भी इंट्रासेल्युलर पोटेशियम कम होता है और बाहर का पोटेशियम बढ़ जाता है। तीसरा जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी है, ये ऑस्मोलैरिटी का कंसेप्ट हमने अलग से समझा है, ये टॉपिक भी आप पढ़ेंगे तो इसको समझना आसान होगा। तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ने के कारण जो यहाँ का ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, यहाँ का ऑस्मोलैरिटी कम है, तो ये पानी को ड्रैग करेगा बाहर, जिसके कारण से सेल के बाहर वाटर आता है, जिसके कारण से इंट्रासेल्युलर जो वाटर का कंटेंट है वो कम हो जाता है। इसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्युलर, है ना, डिहाइड्रेशन रहता है। तो जिसके कारण से वाटर बाहर आता है, और जब भी वाटर बाहर आता है साथ में पोटेशियम लेके आता है। तो ये 3 मैकेनिज्म के कारण इंट्रासेल्युलर पोटेशियम कम होता है और जो प्लाज्मा है, सीरम है, उसके अंदर आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। साथ ही साथ हमने समझा था ऑस्मोटिक डायूरेसिस और इंक्रीज अल्डोस्टेरॉन के कारण पोटेशियम आपका एक्सक्रीशन बढ़ता है। तो इसके कारण से क्या हुआ, इंट्रासेल्युलर पोटेशियम कम हो रहा है, आपका जो सीरम पोटेशियम वो बढ़ा हुआ है, आपको हाइपरकैलेमिया मिलेगा। तीसरा, ये पोटेशियम एक्सक्रीशन इसका बढ़ जाएगा। और चौथा, जो टोटल बॉडी पोटेशियम है वो बॉडी के अंदर का कम रहेगा। अभी इसके कारण से जब भी आप इसके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जैसे आप हाइड्रेशन शुरू करते हो, तो हाइड्रेशन ठीक होने के कारण ये पोटेशियम का शिफ्टिंग कम हो जाता है। दूसरा, जैसे ही पेशेंट आप इंसुलिन देते हो और इंसुलिन देने के कारण जो सेल के बाहर जो पोटेशियम आया था वो वापस सेल के अंदर चला जाएगा। तीसरा, जो एसिडोसिस करेक्ट होता है बिकॉज ऑफ ऑल दोज मैकेनिज्म्स, उसके कीटोन के बॉडीज कम हो गया, आपने हाइड्रेशन करेक्ट कर दिया, लैक्टिक एसिडोसिस जनरेट होना बंद हो गया, उसके कारण से भी जो H+ के साथ में जो इसका शिफ्टिंग है वो बंद हो जाता है। इसके कारण से हम देखते हैं कि जैसे ही आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो, बच्चे का प्लाज्मा का लेवल पोटेशियम का ड्रॉप होने लगता है। और इसलिए हमको हर बच्चे को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पोटेशियम सप्लीमेंट देने पड़ते हैं, उसके IV फ्लूइड में आपको पोटेशियम डालना पड़ता है। अब एक चीज़ हमको यहाँ पे सब समझना है कि बॉडी के अंदर से पोटेशियम बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक है, वो है यूरिन। तो अगर समझो डिहाइड्रेशन के कारण या एसोसिएटेड डिसीज के कारण बच्चे के किडनीज बैठ गए, किडनीज काम नहीं कर रहे, उसको रिनल फेलियर में चला गया, जिसके कारण से वो पोटेशियम फिर एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, और ऐसे कंडीशन में ऑलरेडी प्लाज्मा पोटेशियम बढ़ा हुआ है और आपने उसको पोटेशियम दे दिया, तो क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर का पोटेशियम है प्लाज्मा के अंदर का, वो एक्सक्रीट नहीं होगा और वो हाइपरकैलेमिया में जाके, अरिथमिया में जाके बच्चा कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए डिक्टम क्या है कि पोटेशियम देना है, लेकिन जब पेशेंट यूरिन पास कर ले, और या फिर आपने देख लिया कि इसका जो KFT है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, वो नॉर्मल है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि पोटेशियम तो देना है, लेकिन बच्चे ने यूरिन पास करना चाहिए। अब ये सोडियम का भी कंसेप्ट हमने ऑस्मोलैरिटी में समझा था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप पूरा वो वीडियो देख सकते हैं ऑस्मोलैरिटी का, इसको क्लियर करने के लिए। तो एक चीज़ जो हमको समझनी है कि जहाँ जहाँ पे सोडियम रहता है वो पानी पकड़ने की कोशिश करता है ना। तो जहाँ भी सोडियम ज़्यादा रहेगा वो पानी को अपने तरफ अट्रैक्ट करके मेंटेन करेगा। तो जब भी, और साथ में ग्लूकोज भी एक पानी पकड़ने वाला आइटम है, इसको हम बोलेंगे ऑस्मोल्स, ये पानी अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब भी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तो जिसके कारण से क्या होता है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से जब तक ग्लूकोज ब्लड वेसल्स के अंदर है वो पानी को पकड़ के रखेगा। इसके 2 चीज़ें होगी, पानी को पकड़ के रखने के लिए कारण जो पेशाब तो ज़्यादा कर रहा है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स के अंदर का ग्लूकोज होने के कारण ये अपने साथ में वाटर भी खींचेगा, तो उसके कारण से इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। अब ये समझो, आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हो कि यूरिन ज़्यादा कर रहा है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है, और एक तरफ बोल रहे हो कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर का वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा, तो वो वॉल्यूम आएगा कहाँ से? तो जो सेल है, ये सेल के बाजू में कैपिलरीज जा रहे हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा है, ग्लूकोज अपने तरफ पानी खींचेगा, तो ये पानी खींचता है सेल के अंदर से, और जिसके कारण इसके अंदर पानी का लेवल कम हो जाएगा। तो ये इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन है ना, इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन है। तो इसके 2 कारण, 2 चीज़ें हो रही है। अभी एक तो इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन हो रहा, दूसरा यहाँ पे इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम मेंटेन रहेगा इन स्पाइट ऑफ बॉडी का डिहाइड्रेशन होने के बावजूद इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। तो आप ये बच्चों का अगर पल्स देखोगे, पल्स तो सर अच्छी लग रही, BP तो फिलहाल मेंटेन है,
तो बीपी इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर इन दिस, है ना। आप बीपी के चक्कर में मत पड़ो, आप उसको टोटल प्रोटोकॉल को फॉलो करो, बाकी चीज़ों को भी देखो, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि उसका पल्स वॉल्यूम ठीक रहेगा काफ़ी देर तक के, मतलब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने के बावजूद भी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम मेंटेन रहने के कारण आपकी पल्स ठीक लगेगी, और इसके कारण से जो वो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, जिसके कारण से जो उसका डिहाइड्रेशन का असेसमेंट है कि बच्चे का डिहाइड्रेशन आप माइल्ड मॉडरेट जो सीवियर करते हो उसमें पल्स और बीपी भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो रॉन्ग हो सकता है, ये हमको समझना है। तो आपको डिहाइड्रेशन कंसीडर करना है, वो डिहाइड्रेशन इंट्रासेलुलर रहेगा, आपका पल्स वॉल्यूम नॉर्मल रह सकता है। दूसरा, जब भी आप उसको फ्लूइड दोगे तो ये डिहाइड्रेशन ग्लूकोज का लेवल जैसे जैसे कम होगा ये पानी सेल के अंदर शिफ्ट होगा। लेकिन अगर समझो ग्लूकोज का लेवल आपने बहुत रैपिडली ड्रॉप कर लिया तो क्या होगा कि एकदम से पानी यहाँ का इधर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और एकदम से पानी यहाँ का इधर शिफ्ट होने के कारण क्या होगा, वो सेल्स फूल जाएगा। ये हमने कब समझा, कब कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्कल के अंदर पूरा पैक है। अगर समझो ब्लड वेसल का पानी सेल के अंदर घुस गया तो सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा। इसलिए इस ग्लूकोज का लेवल कैसा होना चाहिए, स्लो डिक्रीज इन ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पेशेंट आया, उसका 500 शुगर था, आपने 2 घंटे में उसको 100 पे ला लिया तो बहुत अच्छा काम नहीं किया, उसको स्लोली कम करना है। इसलिए ड्रिप बहुत कम डोज से शुरू होती है और पहले फ्लूइड दिया जाता है और स्लोली ग्लूकोज कम होना चाहिए, ऐसा एंटिसिपेटेड रहता है। दूसरा ऑस्मोल्स है बॉडी में का सोडियम। तो जब भी ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, हमने देखा कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ग्लूकोज पानी खींच रहा है, तो दूसरा पानी खींचने वाला आइटम कौन सा है, सोडियम। तो सोडियम क्या बोलता है, चल भाई तू खींच रहा है तो मैं थोड़ा कम हो जाता हूँ ताकि सेल बच जाए, सेल को पूरा डिहाइड्रेट कर देगा नहीं तो जब भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है सोडियम थोड़ा सा लो हो जाता है ना। और जिसके कारण से आप देखोगे कि ऑन द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया रहता है। और जो आइडियल करेक्शन में जैसे जैसे आपका ग्लूकोज कम हो रहा है वैसे वैसे आपका सोडियम का लेवल बढ़ना चाहिए, तभी ये जो पानी खींचने वाले आइटम है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में वो आपका ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेंगे, जिसके कारण से सेल का डिहाइड्रेशन ज़्यादा नहीं होगा। और जैसे जैसे आप उसको ग्लूकोज को कम कर रहे हैं और सोडियम को बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो जो फ्लूइड है सेल के अंदर शिफ्ट नहीं होगा और सेरेब्रल एडिमा नहीं होगा। अब हम समझेंगे कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है और उसको माइल्ड मॉडरेट सीवियर में सीवियरिटी वाइज कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं। तो डायग्नोसिस में जैसा हमने समझा था कि डायबिटिक है मतलब ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो मोर देन 200 मिलीग्राम होना चाहिए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको हाई ग्लूकोज मिले, है ना। हाई मिल जाता तो सबसे पहला डायग्नोसिस हमारा डीके ही होता है, लेकिन 200 मिलीग्राम से ज़्यादा भी आपके क्राइटेरिया में आता है। 3 to 8.7% में माइल्ड इंक्रीज इन ग्लूकोज रहता है, ये भी याद रखना है। तो देयर इज सम एंटिटी यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, तो जिसमें ग्लूकोज लेवल आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहता, तो ये एंटिटी हमेशा माइंड में रखना है। ब्लड कीटोन्स बड़े होने चाहिए 3 मिलीमोल्स पर लीटर, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट करते हैं। जैसे आप ग्लूकोज चेक करते हैं वैसे ही ब्लड कीटोन्स मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिससे आप इसको मेजर कर सकते हैं। यूरिन के अंदर के जो कीटोन्स हैं वो रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फॉल्सली एलिवेटेड रह सकते हैं। जैसे आप उस किसी को समझो एंटी कन्वल्सेंट दे रहे हैं या विटामिन सी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें फॉल्सली निगेटिव आ सकते हैं। अगर बच्चे का स्ट्रिप्स, वो जो स्ट्रिप्स आपने यूज़ किया वो पुराना है या रिएजेंट खराब हो चुका है उसका, तो उसका जो डिप स्टिक का वो फॉल्सली निगेटिव भी आ सकता है और आप उसको फिर निगलेक्ट कर सकते हैं यार कीटोन्स तो नहीं है तो डीके नहीं है करके। इसलिए इन्होंने यूरिन का कीटोन्स टेस्ट नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि ब्लड के अंदर आपने करना चाहिए। तो जो भी बड़े सेंटर है एटलीस्ट वहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप ब्लड ग्लूटोन मॉनिटरिंग्स का व्यवस्था तो होनी चाहिए। तीसरा एसिडोसिस मतलब पीएच जो एबीजी या वीबीजी आप कर रहे हैं उसमें 7.3 का है। अब इसमें जो हम हमारी यूनिट में फॉलो करते हैं क्योंकि ये हाइपर कोएगुलेबल स्टेट रहता है, मतलब इसके क्लॉट्स होने के चांसेस ज़्यादा है। आप एबीजी की जगह वीबीजी करके भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे इसके तो इसमें हम देखेंगे कि एबीजी के लेवल पे इन्होंने उसको क्लासीफाई किया है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। तो पीएच अगर 7.2 to 7.3 के बीच में है तो माइल्ड करेंगे, मॉडरेट में हम देखेंगे कि 7.1 to 7.2 के बीच में और लेस देन 7.1 अगर है तो वो सीवियर में क्लासीफाई होगा। सिमिलरली बाइकार्ब हमने समझा था कि जितना ज़्यादा एसिड बॉडी में बनेगा, जितने ज़्यादा H+ आयंस आएंगे उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए
आपके बाइकार्ब यूज़ होंगे, SCO3 यूज़ होंगे। तो उसमें अगर 10 से 15 है तो माइल्ड, 5 से 10 है तो मॉडरेट, और लेस देन 5 है बाइकार्ब तो सीवियर। PaCO2 दिया है क्योंकि कहीं पे SCO3 को ना देखते हुए PaCO2 को देखते हैं। लेस देन 10 है तो सीवियर, 10 to 15 है तो मॉडरेट, और 16 to 20 है तो माइल्ड। वैसे कुछ लोग अनाइन गैप को करते हैं। अगेन अनाइन गैप बाइकार्बोनेट को ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर अनाइन गैप 10 to 12 है तो उसको माइल्ड क्लासीफाई करेंगे, और अगर वो मोर देन 12 है तो मॉडरेट या सीवियर हो सकता है। ये हमने किसके हिसाब से, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट डायबिटीज़ की क्राइटेरिया देंगे। तो इस प्रकार से उसको पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए ग्लूकोज के साथ साथ, ग्लूकोज मॉनिटरिंग के साथ साथ हमको BBG और इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखने पड़ते हैं, ताकि हम अनाइन गैप और ये उसकी सीवियरिटी को देख सके। जैसे जैसे बच्चा इंप्रूव होगा हम देखेंगे कि उसका बाइकार्बोनेट इंप्रूव होने लगेगा। जैसे जैसा बच्चा इंप्रूव होगा हम देखेंगे उसका PaCO2 इंप्रूव होने लगेगा, और जिसके कारण से हम उसका प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकें। अब PaCO2 क्यों कम हो रहा है, ये हमने समझा था कि इट्स अ रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया हमारे ABG के जो हमने लेक्चर्स लिए हैं, उसमें आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को जाके समझिए, उसमें आपको ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट।